नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 24 दिसंबर शाम 4 बजे इंडियन एयरलाइंस का एक विमान IC-814 उड़ान भरने के लिए तैयार था। इस विमान में 178 पैसेंजर, 11 क्रू मेंबर्स और 24 फॉरेन पर्सन थे। ये मौका क्रिसमस की पूर्व संध्या का था और नया साल भी अगले हफ्ते मनाया जाना था। लोगों के मन में त्योहार की खुशी दुगनी थी। ये हवाई जहाज काठमांडू के त्रिभुवन एयरपोर्ट से नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे के लिए उड़ान भर चुका था। लगभग 5:30 बजे इसने भारत की एयरफील्ड में एंट्री की। ठीक इसी समय अचानक इस विमान में 5 आतंकवादियों ने अपना सिर उठाया और बंदूकों के साए में वहां बैठे लोगों को, क्रू मेंबर और पायलट सभी को धमकियां देने लगे। सबसे पहले नाटे कद का एक आतंकवादी उठा और लोगों को धमकियां देते हुए हवाई जहाज के कॉकपिट में घुस गया। उसने पायलट की कनपट्टी पर बंदूक रखकर विमान को वेस्ट डायरेक्शन की तरफ टर्न करने का आदेश दिया। इन आतंकवादियों ने बच्चों को बड़ों से अलग कर दिया, उनकी सीट अलग अलग कर दी। इसके साथ ही लाल रंग का मास्क पहने अपनी अपनी बंदूकें लहराते हुए ग्रेनाइट और चाकू से लेस 4 और आतंकवादी अपनी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। इन आतंकवादियों ने विमान के पायलट देवी शरण से कहा कि इसे लाहौर ले जाया जाए, लेकिन विमान के पायलट ने कहा कि इसमें लाहौर जाने लायक ईंधन नहीं है। तब उन्होंने पूछा कि दिल्ली के अलावा ये विमान और कहां जा सकता है। तब उन्होंने कहा कि ये मुंबई या अहमदाबाद जा सकता है। तब आतंकवादियों ने कहा कि अगर ये विमान मुंबई जा सकता है तो लाहौर क्यों नहीं जा सकता। तब इस विमान का वेस्ट डायरेक्शन में ही किसी दूसरे अननोन डेस्टिनेशन की तरफ चलने के लिए कहा गया। हवाई जहाज में घटी इन तमाम घटनाओं के बारे में अभी तक इंडियन गवर्नमेंट को कोई भी जानकारी नहीं थी। न ही सरकार को ऐसा कोई अंदाजा था कि विमान का अपहरण हो सकता है। विमान के पायलट ने आतंकवादियों की नजर बचाकर इमरजेंसी ट्रांसपोंडर को प्रेस कर दिया। इससे एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तक बात पहुंच गई कि विमान को हाईजैक कर लिया गया है और इसके जरिए ये बात भारत सरकार तक पहुंच गई कि इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-184 का अपहरण हो चुका है। विमान के पायलट नहीं चाहते थे कि हवाई जहाज को भारत की हवाई सीमा से बाहर ले जाया जाए। वो विमान को दिल्ली या अमृतसर जैसे किसी जगह पर उतारने के पक्ष में थे। दूसरी तरफ पाकिस्तानी भी ये नहीं चाहता था कि हिंदुस्तान का एक हाईजैक विमान उसके एरिया में उतरे, इसलिए उसने इस विमान के लिए अपनी वायु सीमाएं सील कर दी। पाकिस्तान के इस रवैये का बेनिफिट विमान के पायलट को हुआ। उसने विमान की रफ्तार 40% तक कम कर दी, जिससे कि विमान को जमीन तक पहुंचने में समय लगे। धीरे धीरे विमान का तेल खत्म होने लगा और आगे चलकर हालात इमरजेंसी वाले हो गए। विमान के पायलट ने कहा कि तेल भरने के लिए विमान को नीचे उतारना पड़ेगा। आतंकवादी इस बात के लिए राजी हो गए और विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारा गया। इधर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले आतंकवाद रोधी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने पंजाब पुलिस को विमान में घुसने की इजाजत नहीं दी। उनका कहना था कि दिल्ली से NSG की टीम अमृतसर के लिए रवाना हो गई है और वहीं इस ऑपरेशन को अंजाम देगी। दूसरी तरफ विमान में मौजूद आतंकवादियों का दिल चूहे की तरह लग रहा था। उन्हें इस बात का डर था कि कहीं ऐसा न हो कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्स जबरदस्ती विमान में घुस जाए और उनका प्लेन फेल हो जाए। वो पायलट पर दबाव डाल रहे थे कि जल्दी उड़ान भरने का, लेकिन पायलट विमान में फ्यूल भरने का इंतजार कर रहे थे। विमान में ईंधन भरने में जानबूझकर देरी की जा रही थी ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को रिटेलिएट करने का टाइम मिल सके, लेकिन आतंकवादियों के सब्र का बांध जवाब दे गया और उन्हें पायलट से कहा कि बिना ईंधन भरे ही विमान को ऊपर की तरफ ले चलो, लेकिन पायलट ने ऐसा करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि बिना ईंधन भरे प्लेन को कहीं भी नहीं ले जाया जा सकता। इसलिए आतंकवादियों ने एयरपोर्ट अथॉरिटी पर दबाव बनाया कि हवाई जहाज में जल्द से जल्द ईंधन भरा जाए। इस दबाव को बनाने के लिए आतंकवादियों ने एक पैसेंजर रिपल कात्याग के पेट में चाकू घोंप दिया और रुबिन कात्याल वही लोगों के बीच जिंदगी और मौत के संघर्ष कर रहे थे। आतंकवादी काफी पैनिक क्रिएट कर रहे थे। उन्होंने दूसरे लोगों को मारने के लिए भी उल्टी गिनती शुरू कर दी। जहाज के कैप्टन डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि करे तो करे क्या। उन्हें ATS से भी कोई हेल्प नहीं मिल पा रही थी। हवाई जहाज के पैसेंजर, क्रू मेंबर्स, फॉरेनर सभी आतंकवादियों की बंदूकों के निशानों पर आ चुके थे। दहशत का लेवल और भी बढ़ गया था। बाहर उसके माहौल से आतंकवादी और प्लेन के कैप्टन सभी अनजान थे कि बाहर क्या कार्रवाई चल रही है। इस बारे में उन्हें कोई खबर नहीं थी। करीब 1 घंटा वेट करने के बाद हवाई जहाज ने दोबारा लाहौर के लिए उड़ान भर ली। इस बीच हवाई जहाज के टायरों पर हमला करके उन्हें बस्ट करने का डिसीजन भी लिया गया, मगर वो पॉसिबल नहीं हो सका। हवाई जहाज एक बार फिर आसमान में ऊपर की तरफ उड़ गया। भारत सरकार के हाथ से हवाई जहाज को अमृतसर में रोककर आतंकवादियों के साथ बातचीत शुरू करने
और नेगोशिएशन का एक इम्पोर्टेंट मौका निकल गया। भारत सरकार चाहती तो ऐसी समय कमांडो की मदद से ऑपरेशन करके आतंकवादियों को डोमिनेट कर सकती थी और सभी हॉस्टेजेस को छुड़ा सकती थी, मगर ये सारी प्लानिंग अब फेल हो चुकी थी और इम्प्लीमेंटेशन का भी टाइम निकल चुका था। विमान को हाईजैक करने वाले 5 आतंकवादी पाकिस्तान के थे। ये सभी हरकतुल मुजाहिदीन के सदस्य थे। इनमें इब्राहिम अतर पाकिस्तान के बहावलपुर का रहने वाला था। शाहिद अख्तर, सनी अहमद, मिस्त्री जहूर इब्राहिम ये सभी कराची के रहने वाले थे, जबकि शकीर सुक्कूर भी पाकिस्तान का ही रहने वाला था। फाइनली ईंधन की कमी के कारण हवाई जहाज को पाकिस्तान के लाहौर में उतरने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया। पाकिस्तान ने उनके अनुरोध को ठुकरा दिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं से पाकिस्तान का नाम भी उन आतंकवादियों के साथ ना जोड़ दिया जाए। पाकिस्तान ने अपनी हवाई यातायात सेवाओं को भी बंद कर दिया था, यानी इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट के लिए पूरे पाकिस्तान का एयर स्पेस बैन कर दिया गया। लाहौर हवाई अड्डे की सभी लाइटें बंद कर दी गई। किसी से कोई मदद नहीं मिलने के कारण कप्तान शरण ने केवल अपने पर्सनल विजन के कारण IC-814 को वहां पर उतरना शुरू किया, जिसे उन्होंने रनवे समझा था। बाद में पाया कि यह केवल एक अच्छी रोशनी वाली सड़क थी। ये देखकर कैप्टन एक बार फिर विमान को ऊपर की तरफ उड़ा ले गए। पाकिस्तान ने देखा कि हवाई जहाज के पास उतरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है सिवाय इसके कि हवाई जहाज को जमीन पर ही क्रैश करा दिया जाए। इस सिचुएशन को देखते हुए लाहौर हवाई अड्डे की लाइट ऑन कर दी गई और विमान को उतरने की अनुमति मिल गई। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने विमान में ईंधन भरा और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग रात 10:32 पर लाहौर को छोड़ने की अनुमति दे दी गई। विमान के पायलट ने यहां से कुछ महिलाओं और बच्चों को उतारने की अनुमति मांगी, लेकिन पाकिस्तान ने उसे मना कर दिया। इसके बाद हवाई जहाज वहां से उड़कर UAE की तरफ बढ़ गया, जहां विमान में सवार 27 यात्रियों को छोड़ दिया गया और यही अपहरणकर्ताओं ने 25 वर्षीय भारतीय रिपन कात्याल को भी छोड़ दिया, जिस पर कि उन्होंने चाकू से वार किया था, लेकिन फिर भी रिपल को बचाया नहीं जा सका और वो इस पूरे इंसिडेंट के एकमात्र ऐसे विक्टिम थे जिन्हें फाइनली अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इन यात्रियों को छोड़ने के लिए विमान तुरंत कंधार हवाई अड्डे के लिए रवाना हो गया। कंधार इंटरनेशनल हवाई अड्डा अफगानिस्तान में था, जहां विमान के उतरने के बाद तालिबानी अधिकारियों ने सहयोग देना शुरू किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर तालिबान हमें सहयोग क्यों देने लगा? तो इसके पीछे कारण यह है कि तालिबान चाहता था कि भारत उसे अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्रदान करे। यही वजह है कि अपहरणकर्ता और भारत सरकार के बीच तालिबान ने मध्यस्थ की भूमिका निभाना शुरू किया, क्योंकि उस समय भारत सरकार ने तालिबान के शासन को मान्यता नहीं दी थी। इसलिए इस्लामाबाद ने अपने अधिकारी को कंधार भेजा और बातचीत की प्रक्रिया आगे बढ़ी, लेकिन तालिबान की भूमिका हमेशा संदेह के दायरे में रही। जब इसके सशस्त्र बलों ने हाईजैक्ड एरोप्लेन को चारों तरफ से घेर लिया, तब तालिबान का कहना था कि अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बंधकों को मारने या घायल करने से रोकने के लिए ऐसा किया गया। लेकिन यहाँ कुछ एनालिटिक्स मानते हैं कि इंडियन मिलिट्री ऑपरेशन को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया था। इसके बाद विमान को यात्रियों समेत सुरक्षित छोड़ने के एवज में आतंकवादियों की मांग सामने आई। आतंकवादी भारत की जेल में कैद 35 इस्लामिक उग्रवादियों की रिहाई के साथ साथ 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डिमांड कर रहे थे, लेकिन भारत के अधिकारियों ने नेगोशिएशन जारी रखा और 35 की जगह केवल 3 कैदियों को छोड़ने की फाइनल बात हुई। जिन 3 कैदियों को छोड़ने की बात हुई उनमें से एक था मौलाना मसूद अजहर, जिसने साल 2000 में जैश ए मोहम्मद का गठन किया था। फिर 2001 में भारतीय संसद पर जो हमला हुआ उसमें भी उसकी भूमिका पाई गई। दूसरा आतंकवादी था अमर उमर सईद शेख, जो कि डैनियल पर्ल के अपहरण और उसकी हत्या के लिए जिम्मेदार था। तीसरा आतंकवादी था मुश्ताक अहमद जरगर। उसने रिहाई के बाद से पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर में उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया करता था। इसने साल 1994 में भारत में विदेशी पर्यटकों के अपहरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही अमेरिका पर हुए 9/11 हमले में भी उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। जैसे ही भारत से ये तीनों आतंकवादी विमान के जरिए कंधार में उतरे, उसके बाद उन सभी बंधकों को रिहा कर दिया गया। 31 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 सभी बंधकों के साथ भारत के लिए उड़ चली। तो दोस्तों, ये थी कंधार प्लेन हाईजैक की पूरी स्टोरी। इस पूरे हादसे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।